सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके अंतर्गत तमाम जो क्रूशियल एस्पेक्ट हैं उनको हम लोग जानने की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस चैप्टर में अब तक हम लोग क्या पढ़े थे। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट को भली भारी देख लिया था कि हमको पूरे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, साथ ही साथ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स और कास्ट एंड पॉलिटिक्स। और इन तीनों टॉपिक्स पर यानी इन तीनों पॉइंट्स पर ही ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। यानी इन तीनों चैप्टर के अगर पिलर्स की बात करें तो यही वो तीनों पॉइंट्स हैं, और इनके जो सब टॉपिक्स हैं जो हमको लगातार चैप्टर्स में देखने को मिलने वाले हैं, उनकी अगर बात करें तो वो आपके यही हैं। अगर बात करें जेंडर एंड पॉलिटिक्स पहले टॉपिक जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो हमारा है पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, और उनके जो स्पेसिफिक क्लास है, जो स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक जो ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये सब टॉपिक है, उसके अंतर्गत किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, किसके साथ जो है रिप्रेजेंटेशन करने की नौबत आई, और किसका रिप्रेजेंटेशन करने की नीड आई, और किसका पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन हमें देखने को मिलता है, इन सभी क्रूशियल एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें अगर इस चैप्टर के ओवरव्यू की, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम लोग जान लिए थे कि समाज जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। अगर बात करें समाज की, तो उन सभी 3 प्रकार के सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। और वो तीनों डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उसमें सबसे पहला जो डिफरेंसेस है वो है जेंडर, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। बात करें अपने सेशन की तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। बात करें जेंडर एंड पॉलिटिक्स की, तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक शब्द आता है जेंडर, एक शब्द आता है जेंडर और एक आता है सेक्स। तो जेंडर और सेक्स को हम लोग अगर बात करें तो एक ही कंसीडर किया जाता है कि सेक्स और जेंडर में देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन, यानी कि देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। जबकि होता क्या है कि सेक्स जो होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। सेक्स क्या होता है? बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। वहीं पे जो जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। क्या होता है? सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। अर्थात सोसाइटी में जो पुरानी स्टीरियोटाइप्स हैं, जो कंजर्वेटिज्म वाली आइडियोलॉजी है, उन सभी के फलस्वरूप एक जेंडर के प्रति, एक जेंडर स्पेसिफिक के प्रति जो आइडियोलॉजी समाज में, समाज के हर तबके में, हर वर्ग में, हर व्यक्ति में जो एक आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है, जैसे कि जेंडर को इसी एस्पेक्ट में ही लिया जाता है, क्योंकि जेंडर के प्रति जो आइडियोलॉजी यानी जो सेक्स था उसको जेंडर कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन जेंडर जो है सोशल, जो क्या बोल सकते हैं, स्टीरियोटाइप, क्या बोल सकते हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। जबकि सेक्स जो है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि माना क्या जाता है समाज में, ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो स्टार्ट करें, अगर बात करें तो हम लोग ये माना जाता है कि जेंडर और सेक्स की बात करें तो द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर को ही ये मान लिया जाता है, जबकि ये चीजें कंडीशन में किसके आती हैं? सेक्स के। कि सेक्स क्या होता है? नेचुरल और अनचेंजेबल। जबकि जेंडर को भी ऐसा ही कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन हम बार बार ये बोलते हैं कि जेंडर जो होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज की रूढ़िवादिताओं से निर्मित एक अवधारणा है जिसको हम लोग बोलते हैं जेंडर। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल स्टीरियोटाइप एंड सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। जो जेंडर है, जो जेंडर डिवीजन है, जेंडर के प्रति जो स्टीरियोटाइप है, जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं सोशल एक्सपेक्टेशन है और स्टीरियोटाइप है। क्या कहा जा रहा है कि ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, बल्कि क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप है। ये एक प्रकार से हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवन, जिसकी वजह से ये हायरार्किकल सोशल डिवीजन हमको चारों तरफ देखने को मिल जाता है कि जेंडर के प्रति एक तबके में सोच रहती है। जैसे मेल वर्सेज फीमेल की अगर बात करें, मेल वर्सेज फीमेल की, तो कुछ चीज़ें समाज में कंस्ट्रक्ट है ऑलरेडी कि ये काम जो है महिलाओं के लिए है, ये काम पुरुषों के लिए। बाहर घर से महिलाएं नहीं जा सकती, किसी भी पब्लिक अफेयर्स में महिलाएं नहीं बैठ सकती, किसी भी पब्लिक मीटिंग में महिलाएं हिस्सा नहीं ले सकती। ये पुराने समय से ही चलता चला आ रहा है। घर के सभी काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? महिलाओं की। पुरुषों का काम क्या है? पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना। तो कुछ ऐसी जो अवधारणाएं हैं वो ये माना जाता है कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिताएं हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज में ये चीज देखने को मिल जाती है। और वो चीज है पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, यानी कार्य का
आपका सेक्सुअल जेंडर की वजह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाता है। सेक्स मतलब जेंडर के प्रति यानी एक सेक्स के प्रति जो अवधारणा है वो जेंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी वजह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाता है। यानी पुरुष और महिला के कार्यों का विभाजन भी कहीं न कहीं इसके माध्यम से देखने को मिल जाता है। अर्थात क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन के रूप में बढ़ जाता है। जैसे कि boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children। ये माना जाता है कि महिलाओं का काम क्या है, घर की देखभाल करना, बच्चों का लालन पालन करना। वहीं women do all work inside the home such as cooking, cleaning, clothing, tailoring, looking after the children और भी तमाम चीज़ें हैं। जबकि पुरुषों की बात करें तो all the work outside the home वो काम करने की जिम्मेदारी होती है पुरुषों की। यानी कि जितने भी inside work at the home हो वो सभी काम करने की जिम्मेदारी है महिलाओं की, और जितने भी आउटसाइड वर्क होते हैं वो सभी काम करने की जिम्मेदारी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पुरुषों की होती है। सो व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मेन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। यानी कि ये काम तो वो हमेशा अपने आप में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब यही काम पुरुष करते हैं, पहली बात तो करते नहीं है, लेकिन जब ये पेड कर रहे हैं, इस सभी कार्यों का मतलब पेड वर्क अगर ये हो जाता है कि नहीं इसके प्रति क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तब मेन आर रेडी टू टेक अप, तब आदमी तैयार हो जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें देखने को समाज में मिलती है जब महिलाएं जो घर का सारा काम करती हैं, क्या उसके प्रति भी क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी एक परिवार में होती है कि हम उनको पे करेंगे, या जितने भी कार्य करते हैं उनके प्रति पे आउट हम उनका भी डिसाइड करेंगे या देते हैं, या कभी ऐसा हुआ है, एक बार चेक करिएगा। सो वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन द एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर बट देयर वैल्यू इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। और अगर महिलाएं कोई काम भी करती हैं, साथ ही साथ कह रहा है कि वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क, महिलाएं कुछ सॉर्ट ऑफ पेड वर्क करती भी हैं एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, तो उसके साथ साथ डोमेस्टिक लेबर भी करती हैं, घर का भी काम कर, कोई महिलाएं बाहर का काम करती हैं तो वो फिर घर का भी आके काम करती हैं, और बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड, लेकिन फिर भी उनके काम की कोई वैल्यूज नहीं होती है, ना ही उनकी कोई पहचान मिलती है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जेंडर जो है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं चारों तरफ फैला हुआ है, जिसने जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को क्रिएट करके रख दिया है। क्या कर दिया है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जिसके अंतर्गत ये मान लिया गया है कि मेल और फीमेल में कौन क्या काम करेगा, जिसमें मेल जो होगा आउटसाइड वर्क करेगा, वही फीमेल जो है इनसाइड वर्क करेगा। घर के बाहर का काम पुरुष करेंगे, घर के अंदर का सारा काम महिलाएं करेंगी। बच्चों की देखभाल करना, टेलरिंग, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रेन, क्लोथिंग, वाशिंग, सारे काम जो है महिलाएं करेंगी। इसके बाद अगर एक शब्द इसमें बार बार आ रहा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, उसकी बात करें तो वो किसे कहते हैं, तो अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन by the women of the family or organized by them through the domestic helper। देखिए यही होता है, आप जो है जितने भी घर के सारे काम हैं वो महिलाएं करेंगी। अगर महिलाएं नहीं करती हैं तो किसी से अगर करवाना भी चाहें तो वही अरेंज करती हैं, वो जो आती है वो भी महिला ही आती है जो घर के कार्यों को करती है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हमारे समाज में देखने को मिल जाती है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मेल वर्सेस फीमेल हमें देखने को भी मिल जाता है। इसकी वजह से क्या कहा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि रिडक्शन ऑफ वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स। इसकी वजह से सिर्फ जेंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से, सोशल स्टीरियोटाइप की वजह से महिलाओं का जो रोल है पब्लिक लाइफ और स्पेशली पॉलिटिक्स में क्या हो जाता है, रिडक्शन लगातार देखने को मिल जाता है, कमी देखने को मिल जाती है। Earlier only men were allowed to participate in the public affair, vote and contest for the public offices। और अगर बात करें पब्लिक अफेयर में तो महिलाओं का उसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल हर दिन रिडक्शन के मूड में ही है। और वहीं पर अगर पुरुषों की बात करें तो ओनली मेन्स आर अलाउड, सिर्फ पुरुष वर्ग ही अलाउड है, पुरुष वर्ग ही सिर्फ अलाउड है। किसके लिए, किसी भी प्रकार के पब्लिक अफेयर के लिए, सामाजिक मामला के लिए सिर्फ पुरुष ही अलाउड है। वोट के लिए, कंटेस्ट इलेक्शन या तमाम ऐसी चीज़ें, पब्लिक ऑफिस, इन सभी चीज़ों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, महिलाएं नहीं बल्कि सिर्फ पुरुष ही क्या है, अलाउड है। किसी प्रकार से पब्लिक अफेयर में कंटेस्ट करने की बात हो, वोट करने की बात हो, पब्लिक अफेयर्स की बात हो, किसी पब्लिक ऑफिस की बात हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन ही अलाउड है, महिलाएं अलाउड नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये समाज में एक सोशल डिफरेंस क्रिएट हुआ है और वो सोशल डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जेंडर एंड पॉलिटिक्स कंडीशन क्या हुई कि ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। तो इसकी वजह से जो लगातार डिस्क्रिमिनेशन लगातार होता रहा एक खास करके जेंडर के साथ, महिलाओं के साथ, तो ये मुद्दा जल्द ही पॉलिटिक्स में क्या होने लगा? रेज्ड होने लगा। क्या होने लगा? रेज्ड होने लगा। और जब रेज्ड होने लगा तो वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट। तो विश्व भर की महिलाएं अपने इक्वल राइट्स के लिए, समान हक के लिए, समान अधिकार के लिए आवाज उठाने लगी, आंदोलन होने लगे, जिसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि तमाम नए नए फेमिनिस्ट मूवमेंट एक शब्द आया कि फेमिनिस्ट व्यक्ति कौन होता है? जो पुरुष और महिलाओं के इक्वलिटी की बात करता है, जो पुरुष और महिलाओं की इक्वलिटी की बात करता है उसको हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। और उस वक्त जब ये मुद्दे आपके रेज्ड होने लगे, क्या होने लगे? रेज्ड होने लगे, इन इश्यूज को पॉलिटिक्स में रेज किया जाने लगा, तो तमाम फेमिनिस्ट मूवमेंट होने लगे और देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन, जिसमें महिलाओं के वोटिंग राइट्स को एक्सटेंशन देने की बातें कही जा रही हैं, उनको तमाम अब धीरे धीरे अधिकार देने की बातें इन मूवमेंट्स के माध्यम से कही जाने लगी। और ये एजिटेशन जो है डिमांड करने लगे कि इनहेंस कर दिया जाए द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं का जो पॉलिटिकल और जो लीगल स्टेटस है उसको इनहेंसमेंट चाहिए, उसको इनहेंस करना चाहिए। ये बातें हो रही हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के माध्यम से, जो कि इंप्रूव करेगा उनके एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, उनके एजुकेशनल सिस्टम को इंप्रूव करेगा, उनके करियर अपॉर्चुनिटी को पाने में उनकी सहायता करेगा। सो साथ ही साथ मोर रेडिकल मूवमेंट एम्ड एट द इक्वलिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। और कुछ तो ऐसे रेडिकल मूवमेंट थे फेमिनिस्ट मूवमेंट में कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे कि कह रहा है कि इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल एज, जो पर्सनल तो पर्सनल ठीक है, फैमिली लाइफ में भी उनको इक्वल राइट्स मिलने की बातें, ऐसे कुछ रेडिकल जो एजिटेशंस हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत, वो तो इक्वल क्या बोल सकते हैं, इक्वलिटी की बात करने लगते हैं कि पर्सनल तो पर्सनल, फैमिली लाइफ में भी उनको क्या मिलनी चाहिए? इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसकी अगर बात करें तो इसका एडवांटेज क्या होता है? तो एडवांटेज ये होता है कि हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, जिसकी वजह से महिलाओं का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, जो कंडीशन थी उससे इम्प्रूव होती है, कुछ सुधार होता है। एंड वी नो फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, engineers, lawyers, managers, and college and universities teacher which were earlier not considered सुटेबल फॉर द वुमेन। जो चीज़ें पहले महिलाओं के लिए सुटेबल नहीं मानी जाती थी, जैसे कि कोई आउटसाइड वर्क करने के लिए जो चीज़ें महिलाओं के लिए उचित नहीं मानी जाती थी कि ये काम महिलाओं का नहीं है, ये काम पुरुषों का है, तो वो काम भी महिलाएं करने लगी। जैसे कि टीचर्स बनने की बात हो, साइंटिस्ट बनने की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, लॉयर्स की बात हो, मैनेजर्स की बात हो, या किसी भी ऐसे पोजीशंस की बात हो, अब उस पर भी महिलाओं का प्रेजेंस देखने को मिलना शुरू हो जाता है। जो चीज़ पहले क्या कंसीडर की जाती थी कि इज़ नॉट सुटेबल फॉर वुमेन। सो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अगर बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्री, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन स्कैंडिनेवियन कंट्री की अगर बात करें, तो कंट्री सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। जैसे कि इन सब चीज़ों की वजह से और आज वर्तमान में अगर कंडीशन देखा जाए तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इसमें जो महिलाओं का यानी फीमेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत हाई है। चाहे वो पब्लिक लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, वो बहुत ही ज़्यादा उनका प्रेजेंटेशन जो है, उनकी बात करें वुमेन्स का जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पे है स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार उसको पूरा कंसोलिडेट कर लेते हैं पूरे टॉपिक्स को कि हमने क्या क्या पढ़ा, उनको एक बार नजर से हम देखते हैं। कि हमने पढ़ा कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर और सेक्स के बारे में हमने पढ़ा कि इन दोनों को एक मान लिया गया, जबकि जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि वहीं पर सेक्स जो है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ये हम समझ चुके हैं। और हम जानते हैं समाज में तमाम प्रकार की स्टीरियोटाइप है, उन्हीं सभी स्टीरियोटाइप में जेंडर के प्रति यानी सेक्स, एक विशेष सेक्स के प्रति, जैसे कि महिलाओं के प्रति क्या है, एक प्रकार की अलग जो है स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गई कि जितने इनसाइड वर्क एट द होम होंगे वो महिलाएं उसको परफॉर्म करेंगी, वहीं पे आउटसाइड वर्क कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें बना दी गई और इसके साथ कुछ और भी जटिलताएं ला दी गई, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा। और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम, घर के अंदर का सारा काम
या तो वो करेगी या उसके द्वारा किसी से कराया जाएगा, यानी उसको सारा काम संपन्न करने के बाद वही करेगी या फिर डोमेस्टिक हेल्पर के माध्यम से करेगी। और हम जानते हैं कि इसमें होता क्या है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब घर की पूरी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महिलाएं ही परफॉर्म करेंगी, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, वॉशिंग हो, लुक आफ्टरिंग हो, या किसी भी चीज़ के मतलब इनसाइड वर्क होंगे वो महिलाएं ही परफॉर्म करेंगी। और साथ ही साथ अगर व्हेन दी जॉब्स, अगर तब जब अगर बात करें, अगर यही जॉब जो महिलाएं कर रहे हैं अगर इसकी पेमेंट हो, इसको पे आउट दिया जाए, तब पुरुष इस कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि अगर महिलाएं इस कार्य को करती हैं तो इस कार्य की कोई वैल्यूज़ भी नहीं होती है। वहीं पर अगर बात करें इसकी वजह से, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ऐसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से उनका जो वुमेन्स का रोल है जो पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगा। क्या होने लगा? रिड्यूस होने लगा। और साथ ही साथ जो है आपके जो जितने भी प्रकार के पब्लिक अफेयर्स हैं, वोट है, कंटेस्ट है, या किसी भी प्रकार की मीटिंग्स हैं, उन सभी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट करने का राइट्स, अधिकार की बात करें तो पुरुषों को ही अलाउड था। और जिसकी वजह से जल्द ही ये मुद्दा पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाने लगा और लगातार पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करके इक्वल राइट्स की बातें की जाने शुरू कर दी गई कि अब महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए? इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जिसकी वजह से तमाम प्रकार के मूवमेंट होने लगे, जिसमें कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के माध्यम से पुरुष और महिलाओं की इक्वलिटी की बात की गई। और साथ ही साथ अब ये बोला गया कि उनके जो वोटिंग राइट्स हैं उसको क्या कर दीजिए, एक्सटेंशन कर दीजिए, उनका पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस अब महिलाओं का जो है इनहेंस कर दीजिए, होना चाहिए। साथ ही साथ जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी को क्या कर सके, इनहेंस कर सके, इंप्रूव कर सके। और साथ ही साथ इनके सिर्फ पर्सनल ही नहीं बल्कि फैमिली लाइफ में भी क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ये सारी बातें कही जा रही है, जिसकी वजह से एडवांटेज इस चीज़ का, इस एजुकेशन का, इन तमाम मूवमेंट्स का ये होता है कि अब महिलाओं की जो स्थिति थी इम्प्रूव्ड, वुमेन्स का रोल जो है पब्लिक लाइफ में इम्प्रूव होने लगा, जिसकी वजह से अब महिलाओं के रूप में हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, तमाम लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। जो कि पहले ये माना जाता था कि कंसीडर किया जाता, ये सब चीज़ें महिलाओं के लिए कंसीडर की जाती थी कि ये सभी रोल समाज में उनके लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन आज महिलाएं उस रोल में हमें देखने को मिलती रहती हैं। और वहीं पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसमें महिलाओं का जो पब्लिक रोल है, जो आपका पब्लिक लाइफ है, वो बहुत ही हाई है, बहुत क्या है, हाई हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अगले पॉइंट्स की बात करें, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें जेंडर और पॉलिटिक्स की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें जेंडर और पॉलिटिक्स की, तो भारत में कंडीशन क्या है? तो अगर बात करें अगर इंडिया की, तो कंडीशन थोड़ी सी और चांसेस जो है थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाती हैं। जैसे कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। इंडिया की जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इसको माना भी जाता है, कहा जाता है कि इंडियन जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि ये वाली सोसाइटी है। बात करें इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन अभी भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों से क्या है, पीछे ही है। और वहीं पे हमारा जो समाज है मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। क्या है? पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक देश। मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं बल्कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसकी वजह से वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। जिसकी वजह से भारत की अगर बात किया जा रही है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है कि भारत में भी महिलाएं विभिन्न तरीकों से डिस्क्रिमिनेशंस और ऑपरेशंस को फेस करती हैं। जैसे कि इन सभी प्रकार के ऑपरेशंस और डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने की वजह से तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि अगर बात करें लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर की अगर बात करें तो साक्षरता दर वुमेन्स इज ओनली 54%। महिलाओं की अगर बात करें लिटरेसी रेट की तो देयर आर ओनली 54% महिलाओं की साक्षरता दर की बात। वहीं पे एज कंपेयर्ड विथ 76% अमंग द मेन। अगर पुरुषों की लिटरेसी रेट की बात करें तो 76%, वहीं पे महिलाओं की 54% देखने को मिल जाती है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इंडियन कंटेक्स्ट में ये बातें कही जा रही हैं। एंड द ड्रॉप आउट रेट अमंग द गर्ल्स इन हाई बिकॉज parents prefer to spend their revenue या resources for their boys education rather than spending equally on their sons and daughter।
ये तो लिटरेसी रेट की बात हो गई कि 76% क्या है पुरुषों का और 54% क्या है महिलाओं का। ये तो लिटरेसी रेट हो गया। इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स जो है ड्रॉप आउट रेट, अगर बात करें गर्ल्स का, यानी गर्ल्स का अगर बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इनका जो ड्रॉप आउट रेट है यानी विद्यालय छोड़ने की अगर बात कही जा रही है तो वो भी हाई है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं अपने रिसोर्सेज को बच्चों की मतलब लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि लड़कियों की तुलना में जो पेरेंट्स हैं लड़कों पे अपने रिसोर्सेज को और तमाम चीज़ों को खर्च करने की व्यवस्था को प्रेफर करते हैं। द प्रोपोर्शन की बात करें वुमेन्स अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। आज भी बात करें तो महिलाओं के लिए बात करें हाईली पेड जॉब की तो वो आज भी कम है, आज भी स्टिल लो है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। एक पुरुष की तुलना में एक महिलाओं की अगर बात की जाए तो आज भी प्रतिदिन 1 घंटा महिलाएं क्या करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं। पुरुषों की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा वर्क पर डे परफॉर्म करती हैं। येट मच ऑफ हर वर्क नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूज। फिर भी कोई पे आउट नहीं है और ना ही कोई वैल्यूज है उनके कार्यों की। बात करें इसके लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की बात करें तो ये इक्वल रिम्यूनरेशन मतलब कि पैसे वाली बात कर रहा है कि सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जो इक्वल वेज, समान काम का समान वेतन की अगर बात करें तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की तरह जो एक्ट लाया गया 1976 में, ये प्रोवाइड करता है इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो पुरुष हो चाहे फिर महिला हो। लेकिन वुमेन्स आर पेड लेस देन मेन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क। लेकिन फिर भी अगर दोनों सेम वर्क करते हैं तब भी वुमेन्स को हमेशा कम ही पेड किया जाता है एज कंपेयर्ड विथ मेन। फिर भी महिलाओं को जो है लेस देन पुरुषों की तुलना में जो है वुमेन्स को कम ही पेड किया जाता है, वुमेन्स को कम ही पेड किया जाता है। और जबकि फिर भी 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी है, फिर भी जो है आज भले वो महिलाएं उनके इक्वल में काम करें लेकिन फिर भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ही पेमेंट दिया जाता है। ये हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट प्रेफर टू सन एंड फाइंड वे टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बॉर्न। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें पेरेंट्स की तो पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं सन्स को, यानी लड़कों को प्रेफर करते हैं, यानी कि चाहते हैं कि हमारे घर क्या हो, लड़के रहें। एंड इसके लिए वो तमाम रास्तों को भी अपनाते हैं, जैसे कि गर्ल चाइल्ड को अबॉर्टेड कर देते हैं बिफोर शी इज बॉर्न, यानी पैदा होने से पहले उनका क्या करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। ये भी चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं प्रेफर करते हैं सन को, सच जिसकी वजह से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 बच्चों पे लड़कियों की संख्या ही क्या कहलाती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 बच्चों पे गर्ल्स की संख्या ही क्या कहलाती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो। जिसकी वजह से चूंकि चाइल्ड सेलेक्टिव सेक्स क्या बोल सकते हैं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होने लगा, जिसकी वजह से डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देखने को मिल जाता है। और जिसकी वजह से अगर बात करें कंट्री की तो लगभग 919 यानी 919 लड़कियां 1000 लड़कों पे अगर बात करें तो 919 लड़कियां, यानी कि अगर लड़के और लड़कियों की तुलना की जाए तो 1000 रेशियो 919, अगर 1000 लड़के हैं तो 919 क्या है, लड़कियां हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, क्योंकि पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि उनके पास क्या हो, सन हो, इसके लिए वो तमाम तरीकों को भी अपनाते हैं। लेकिन अगर बात करें एनसीईआरटी बुक की तो उसमें मैप आप देख पा रहे होंगे, कुछ मैप देख पा रहे होंगे, जो ये आपका रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पर लगभग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है लगभग 951 यानी 9.5 से ज़्यादा है। जैसे कि केरला हो गया और भी तमाम जो नॉर्थ इंडियन कंट्रीज़ हैं, इन सभी देशों में, इन सभी राज्यों में चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन कहीं कहीं पर एज द मैप सोन, ये जो मैप हमें देखने को मिलता है, सोन दैट दिस रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 एंड इवन 800 इन सम प्लेसेस। कहीं कहीं तो ये 850 से कम है और कहीं कहीं तो 800 तक पहुंच गया है चाइल्ड सेक्स रेशियो।
क्यों? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से, कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रक्ट की वजह से, समाज में जो सोशल डिफरेंस है उसकी इतनी बड़ी चौड़ी खाई बनने के कारण से। सो देयर आर रिपोर्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इन सब के अलावा विभिन्न प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट और वायलेंस महिलाओं के खिलाफ भी देखने को मिल जाते हैं। एंड अर्बन एरिया की बात करें तो वो पार्टिकुलरली यानी विशेष रूप से अनसेफ माने जाते हैं। किसके लिए? महिलाओं के लिए। जो अर्बन एरियाज हैं वो विशेष करके अनसेफ माने जाते हैं। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ तक कि वो अपने घर में भी वो क्या बोल सकते हैं, सेफ नहीं है विद इन देयर ओन होम। क्यों? बिकॉज ऑफ इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से, तमाम प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो बाहर तो बाहर, इवन घर में भी वो सेफ नहीं होती हैं। ये रहा इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो। अब ये हुआ कि आखिर हम इसको कैसे क्या करें। तो हम जो कड़ी पढ़ रहे हैं उसको आपको याद होना चाहिए कि पहले हमने देखा कि जेंडर और सेक्स के बारे में हमने टॉपिक को पढ़ा। जेंडर और सेक्स के बारे में जब पढ़ा तो हमने देखा कि भाई सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, जिसकी वजह से वुमेन्स का रोल जो है समाज में, पब्लिक लाइफ में गिर गया, जिसके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट लगातार जो है एजिटेशन करने लगे। जब एजिटेशन करने लगे तो वो इक्वलिटी की बात करने लगे। इसकी वजह से तमाम प्रॉफिट भी हुए, तमाम एडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। आज जो है महिलाएं विभिन्न प्रकार के रूप में देखने को मिल जाती हैं। उनका पब्लिक लाइफ में जो रोल है, वुमेन्स का जो रोल है वो भी इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें तो वहाँ पर तो पब्लिक लाइफ जो उनका जो पब्लिक लाइफ है बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल जाता है। और यहीं पे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो भारतीय समाज जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है। भारतीय समाज जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है और यहाँ पर तो बिल्कुल ये समझिए कि आप जो है क्या बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वेरियस वे के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज को महिलाएं जो हैं फेस कर सकती हैं, फेस करते हुए देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ लिटरेसी रेट की बात करें तो वह जहाँ पे पुरुष 76% उनका लिटरेसी रेट है, वहीं महिलाओं का लिटरेसी रेट 54% है। और क्यों? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं अपने रिसोर्स को खर्च करना अपने पुत्रों के लिए, ना कि पुत्रियों के लिए। वहीं पे वुमेन वर्क की बात करें, हाईली पेड जॉब, वैल्यूड जॉब आज भी महिलाओं के लिए कम है। आज भी क्या है? कम है। जबकि ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से 1 घंटा पर डे ज़्यादा काम करती हैं। इसके लिए और भी तमाम कदम सरकार के द्वारा भी उठाए गए। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट लाया गया 1976 में, जिसके माध्यम से समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन फिर भी स्टिल जो है इवन विन बोथ जो एग्जैक्टली सेम वर्क, वो सेम वर्क करती हैं तब भी वुमेन आर पेड लेस देन मेन। महिलाएं जो है पुरुषों से क्या कम ही पेमेंट पाती हैं। और ये बात करें इंडियन मतलब कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ बातें और भी बता रहा है कि जो है पेरेंट्स जो हैं प्रेफर करते हैं सन को, जिसके मानी पुत्र की इच्छा में वो तमाम प्रकार के हथकंडों को भी अपनाते हैं। जैसे कि अबॉर्शन का प्रोसेस देखने को मिल जाता है। और इस अबॉर्शन की वजह से, अबॉर्शन इस प्रोसेस की वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो भी क्या होता रहता है, हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल जाता है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? पर 1000 बॉयज़ पे नंबर ऑफ गर्ल्स ही क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो। क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो कहलाता है। इसकी बात करें तो लगभग 919 की बात कर रहा है, कहीं कहीं पर तो 800 से भी क्या है कम देखने को मिल जाता है। और इन सभी के अलावा विभिन्न प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट और काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी हमें देखने को मिल जाता है। और अर्बन एरिया को कंसिडर किया जाता है कि वो एक सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। अब ये तो हो गई बाहर, लेकिन ये भी माना जाता है कि इवन महिलाएं विद इन नॉट इवन सेफ विद इन देयर ऑन होम, यहाँ तक कि वो अपने घर के अंदर भी क्या है पूरी तरीके से सेफ नहीं है। यानी कि उनके साथ वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिल जाते हैं। अब ये हुआ कि अगर इन इश्यूज़ को, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, एक वर्ग, एक बोल सकते हैं कि जेंडर के आधार पे जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका अगर हमें सोल्यूशन खोजना है तो कहीं ना कहीं इसका हमें क्या कर देना है? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कर देना है। क्या कर देना है? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कर देना है। तो लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किस तरीके का है, तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच 14.36
14.36%, 14.36% करा है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। कह रहा है कि लेजिस्लेचर में अगर बात करें या फिर पार्लियामेंट की बात करें या लोकसभा की बात करें तो महिलाओं का जो रोल है मतलब कि समझिए इसको इस डेटा को देख के समझिए कि 2019 में पहली बार टोटल उनकी संख्या 14.36 यानी लगभग आपके 100 कैंडिडेट अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ वुमेन है 14 से 15 है। तो आज ये 2019 की बातें कर रहा है, 19 में भी ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ये है इंडियन लेजिस्लेचर की बात करें, जैसे कि ये सिर्फ इंडियन में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि बड़े बड़े समृद्ध देशों की हम बात कर देते हैं, जापान की बात करें, मैक्सिको की बात करें, रूस की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यहाँ आज भी शीर्ष क्या बोल सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं का रोल आज तक भी देखने को नहीं मिलता। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट दो महिलाएं हैं, मुख्य प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो लगभग एक ही है। और वहीं पे अगर ऐसे बड़े बड़े देश जापान, मैक्सिको, रूस, यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों की बात करें तो यहाँ तो आज तक भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्रेसिडेंट शायद ही मिला होगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशंस हैं। ये बातें कर रहे हैं इंडिया की, और यही कंडीशन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द कंट्री भी हमें देखने को मिल जाता है। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। ये स्टेट असेंबली की अगर बात करें तो उसमें तो और भी कम है, यानी 5% भारत में, यानी पूरा कंट्री अगर लोकसभा की बात करें तो लगभग 15% है, लेकिन स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो ये अबाउट 5% ही डेटा हमें देखने को मिल जाता है। इन द रिस्पेक्ट इंडिया अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड, बॉटम ग्रुप में देखने डेटा आपको दिखा रहा है। सो इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल, इवन अ वुमेन बिकम द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ तक कि अगर कोई महिला प्राइम मिनिस्टर बन जाए या फिर प्रधानमंत्री बन जाए या फिर मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके जो कैबिनेट के मेंबर रहेंगे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल ही रहेंगे, वो मेल ही रहते हैं जो उस चीज़ को पूरा सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि गांव की तरफ या शहरों की तरफ देखा जाए, कोई इलेक्शंस होते हैं छोटे मोटे नगर पंचायत के या फिर ग्राम प्रधान के, तो आप देखते होंगे अगर महिला सीट आई हुई है तो महिला सीट उठती है, लेकिन उसका पूरा कंप्लीट नेतृत्व तो उसका जो है उसका पुरुष ही करता है, उसका हस्बैंड ही करता है। वहीं पे अगर पोस्टर भी छपता है तो पोस्टर पे महिलाओं की फ़ोटो छोटी छपती है, साथ में उसके मतलब हस्बैंड की फ़ोटो छपती है, जबकि उसका कोई काम नहीं है। लेकिन समाज क्या है हमारा, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो भले प्रधान वो रहे लेकिन वो सिर्फ कागजी प्रधान रह जाती है, वो पब्लिक प्रधान उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में करा है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन भी जाए तो कैबिनेट्स में जितने भी लोग रहते हैं वो मेल ही रहते हैं, ये चीज़ें कह रहा है। और यहाँ पे डेटा भी आप देख पा रहे होंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की सर्वे की बात करें तो ये एवरेज लाइन है। यहाँ से इंडिया की कंडीशन यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग 11.8 हमें देखने को मिल जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वुमेन्स का नेशनल पार्लियामेंट में बात करें तो जो इन्वॉल्वमेंट है, जो महिलाओं का जो रोल है सिर्फ और सिर्फ 11.8% है। ऑल दिस वेल नोन येट इशू रिलेटेड टू वुमेन वेल बीइंग आर अदरवाइज आर नॉट गिवन टू एडेक्वेट अटेंशन। ये सब तभी हो पाया है जब इन पे एडेक्वेट अटेंशन नहीं गया है, यानी कि पर्याप्त ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से चीज़ें चलती आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन पे ध्यान दिलाने वाला कोई होना तो चाहिए। जब सभी मेल वर्ग ही लोग रहेंगे तो उनको क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना जरूरी है, क्योंकि जब उनकी वर्ग का कोई व्यक्ति रहेगा तो वो बात को दम के साथ उठाएगा। तो वही बातें कर रहा है कि दिस हैज लेड टू मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडेक्वेट अटेंशन। उन्होंने कहा जब तक कंक्लूजन ये निकला कि वुमेन जब तक पावर को कंट्रोल नहीं करेंगी, वुमेन जो है पावर को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगी तब तक उनकी समस्या पे एडेक्वेट अटेंशन नहीं आएगा। एंड वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसका सोल्यूशन ये है कि वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने ही चाहिए, यानी महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि जिसकी समस्या है वही नहीं रहेगा, वही नहीं कहेगा तो फिर कौन कहेगा। ये बातें इस कंक्लूजन में आती हैं। अगर बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की तो नेक्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, वुमेन्स का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है, इसका
इसका क्या आता है कि वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडी। सोल्यूशन ये आया कि अब जो है उनका फेयर प्रोपोर्शन जो है इलेक्टेड बॉडीज में हम लोग कर देंगे, रिजर्वेशन कर देंगे, इतनी सीटें महिलाओं के लिए ही क्या रहेंगी, इस अनुपात में रहेंगी, जिसके लिए 1/3 सीट्स आर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, फेडरलिज्म के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी था कि लगभग 1/3 सीट आपकी महिलाओं के लिए क्या कर दी गई थी, आरक्षित कर दी गई थी। 1/3 सीट महिलाओं के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में आरक्षित कर दी गई थी। और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में क्या आता है, अर्बन और रूरल। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, जिसके लिए ये लीगली बाइंड कर दिया गया कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए क्या रहेगी, आरक्षित रहेंगी। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जिसकी वजह से सिर्फ 1/3 सीटों को आरक्षित करने की वजह से लगभग 10 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आज हमें लोकल गवर्नमेंट में यानी कि रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में हमें देखने को मिल जाती हैं। वहीं पे ये बातें कही जा रही है कि अगर ऐसा लोकल गवर्नमेंट में हो सकता है तो इसको जो है सरकार में यानी देश में भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए, जिसका उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सके, बढ़ सके। जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैड बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर द वुमेन। सेम ऐसे ही लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी 1/3 सीटें क्या आरक्षित कर दी जाए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाए। ये बातें लगातार जो तमाम प्रकार के जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थे वो कहने लगे, और जो बिल बना और बिल पार्लियामेंट में गया और कई डिकेड्स तक वो वहाँ पर रहा, किसी ने उस पर जो है कोई चीज़ें नहीं ली। लेकिन खुशी की बात यह है कि अ बिल विद दिस प्रपोजल वाज पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मेनी डिकेड्स। ये इस नाम से ऐसे कुछ विधेयक के माध्यम से कुछ बातें कि महिलाओं के लिए क्या बोल सकते हैं, लोकसभा में और स्टेट असेंबली में सीटें 1/3 रिजर्व कर दी जाएं, जो कई दशकों तक आपका पेंडिंग रहा। बट इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति, ये आपको याद रखना होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको हम बोलते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 हैज बीन passed which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha and state legislative assembly and also Delhi assembly। जो बिल महिलाओं के लिए कहता था कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में इनको भी, जैसे लोकल गवर्नमेंट में आपने 1/3 सीटें क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया, रिजर्व कर दिया, उसी तरीके से लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी इनकी सीटें 1/3 सीटें क्या कर दी जाए, रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन इस पर भी एडेक्वेट अटेंशन नहीं दिया गया कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक। लेकिन फाइनली 2023 में ये न्यूज़ हमारे सामने आती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत यानी कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 फाइनली पास होता है। और लोकसभा की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें और साथ ही साथ दिल्ली असेंबली की बात करें तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें हमें देखने को मिल जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वजह से। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्रूशियल एस्पेक्ट की, तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से महिलाओं के साथ क्या क्या समस्याएं थी, फिर वर्ल्ड में इसकी क्या समस्याएं थी, फिर उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें थी, और फिर फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। क्या पहुंचे? इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड टू बी एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को जान रहे हैं कि क्या कि आपका इस प्रकार का जो जेंडर डिवीजन वाला इशू था ये बहुत ज़रूरी था, क्रूशियल था कि इसको एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, इसका पॉलिटिक्स में क्या किया जाए, एक्सप्रेशन किया जाए। दिस आल्सो shows that disadvantaged group do benefits when social division become a political issues। ये चीज़ें, ये पॉइंट हमें ये दिखाता है कि कोई भी डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी का, उसकी जो समस्या है अगर पॉलिटिकल, उसका वो जो पॉलिटिकल इशू बन जाए, क्या
सोशल डिवीजन पॉलिटिकल इशू बन जाए और पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो शायद उसमें कुछ इन्हेंसमेंट, इंप्रूवमेंट, कुछ सुधार हो जाए। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन? तो लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन के साथ ये एनसीईआरटी हमको छोड़ जाती है, ये एनसीईआरटी हमको छोड़ जाती है एक क्वेश्चन के साथ कि आप सोचिए कि क्या अगर महिलाओं का ये जो चीज़ें थी यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि अगर आपका क्या सोचते हैं कि डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन? कि अगर ये जो महिलाओं संबंधित जो समस्याएं थी, इक्वल ट्रीटमेंट से जो संबंधित बातें थी, अगर ये पॉलिटिक्स में नहीं उठाई जाती तो क्या उनका अनइक्वल जो ट्रीटमेंट हो रहा था जो पॉलिटिकल डोमेन में, अगर उसको हम रेज नहीं करते तो क्या जो प्रॉफिट वो पाई हैं क्या वो उस प्रॉफिट को पा सकती थी? तो ये लास्ट में क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो टॉपिक था जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला, वो फाइनली क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा, एक नज़र अगर हम उस पर डाल दें तो हम बात करें अगर, तो सबसे पहले हमने पढ़ा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्या पढ़ा हमने? जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जेंडर और सेक्स को एक जैसा कंसीडर कर लिया गया, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है और पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क हमें देखने को मिल जाता है कि महिलाएं ये काम करती हैं, पुरुष ये काम करता है। घर के बाहर काम महिला नहीं कर पाएगी और घर के अंदर काम पुरुष नहीं करेगा, ये चीज़ें मान ली गई, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की चीज़ें उनके साथ होने लगी। जैसे कि उनको काम तो करती थी, पुरुषों की तुलना में 1 घंटा ज़्यादा काम करती थी और फिर भी उनके काम पे कोई रिकग्निशन, कोई वैल्यूज हमें देखने को नहीं मिलती थी। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। जेंडर डिवीजन इसी आधार पर फिर हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा कि भारतीय समाज जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है और उसमें तो और ज़्यादा तमाम तरीके से जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। लिटरेसी रेट की बात करें, अबॉर्शन की बात करें और भी तमाम चीज़ों की बात करें, रिसोर्स को एक्सपेंड करने की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, तो वो चीज़ें इसमें क्रूशियल हो जाती हैं। तो फाइनली फेमिनिस्ट मूवमेंट ने इस बात को तमाम एजिटेशन किया वर्ल्ड में भी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, कि अब इन सभी मुद्दों को पॉलिटिक्स में रेज करने की ज़रूरत है। और जब रेज किया गया तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी पब्लिक लाइफ कहीं ना कहीं सुधरती है और फाइनली जो पॉलिटिकल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है। पॉलिटिकल लाइफ भी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। अब इसके बाद आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्जांपल दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में तमाम चीज़ें उनका पब्लिक लाइफ शानदार था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में होने लगा तो उनको जो है 33% दिया गया लोकल गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से 10 लाख रिप्रेजेंटेटिव मिलते। इसके बाद ये बातें जो है लोकसभा वाले इलेक्शन में और स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन में बात कही गई, जो कि कई दशकों तक ये बिल पेंडिंग रहा, लेकिन 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में पास होता है और वो 33% उनको ये भी मिल जाता है। तो ये लास्ट में कह रहा है कि जेंडर डिवीजन एक ऐसा एग्जाम्पल था, जेंडर डिवीजन एक ऐसा एग्जाम्पल था जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रेज करने के लिए जरूरी था। अगर एनसीईआरटी कह रहा है, अगर आप सोचिए, अगर ये क्या जो चीज़ें महिलाओं को मिला, जो चीज़ें महिलाओं की स्थिति में समस्या थी, वो फिर उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करके जो वो पाई, अगर वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं करती तो क्या तब भी वो पाती? इस बात के साथ आपका ये टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है और एक नया टॉपिक आपका शुरू हो जाता है, रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स, और ये आपका सेकंड एस्पेक्ट है। तो आज हमने पढ़ा रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू।